students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable. तो बच्चे, आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है क्लास 9th का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है ग्रेविटेशन जिससे आप नेचर के अंदर होने वाले बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। जैसे मेरे को कई दिन से कई स्टूडेंट्स के क्यूरी आ रही है कि सर आप जो बता रहे हैं तो उसके साथ जो एग्जांपल्स देते हैं वो भी हमको लिखने हैं, नोट करने हैं। तो बेटा देखो, ऐसा है कि अगर आपने थ्योरी लिख ली बहुत अच्छी बात, आपको लर्न हो जाए, लेकिन अगर उसके साथ में एग्जांपल्स देते हैं तो उससे आपको चीज़ों को समझने में और आसानी होती है। तो मैं जहाँ जो चीज़ यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ उसको आपको नोट करना है। बीच बीच में आप वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो सभी आपको नोट करनी होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो जैसा कि मैडम बात कर रहे हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप इस ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में सोचें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर देखते हो तो हमेशा नीचे की तरफ आता है, क्यों आता है? इसके अलावा जो एक पजल बना हुआ था चीज बहुत टाइम से लोगों के लिए कि जो मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है, या फिर अगर हम बात करें कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी। किसी को सही से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था कि क्या रीजन इसके पीछे है कि ये सारी फिनोमेना क्यों होते हैं। हमारे अगर बात करें टाइड्स आना, ओशियंस के अंदर हाई टाइड्स लो टाइड्स आती हैं, तो ये कुछ ऐसे फिनोमेना है जो पहले एक्सप्लेन नहीं किए गए थे जब तक कि ग्रेविटेशन नहीं आया था। जैसे ही ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने इसको खोजा ग्रेविटेशन को, उसके बाद में कह सकते हैं कि हमने इन सभी चीजों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, आपने सुना होगा हमारे जो साइंटिस्ट हैं सर आइजक न्यूटन, उनके बारे में एक स्टोरी है कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सिर पे एक एप्पल आगे गिरा। तो जैसे ही एप्पल उनके सिर पे गिरा, उनका दिमाग स्ट्राइक किया, चलना शुरू हुआ कि एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, कहीं वापस ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे ही क्यों आया, है ना। उन्होंने इस चीज को स्टडी करना शुरू किया, है ना, और काफी स्टडी के बाद में उन्होंने हमको एक लॉ दी जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे पहले बेटा हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, मोशन के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक, सबसे पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो समझेंगे क्या है। इसमें अगर हम बात करें, जो स्टेटमेंट हमको दी गई है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो बड़ा हो, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। तो इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कितना ही स्मॉल हो चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। और वो जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास कुछ जो वर्ड्स यहाँ पे हैं, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी न्यूटन ने। इस लॉ को बेटा यूनिवर्सल लॉ इसीलिए कहते हैं कि ये पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें यही एग्जांपल कि जब एप्पल नीचे गिरा था तो एक चीज और, जैसे हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने सोचा कि अगर अर्थ ने एप्पल को नीचे अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा है, तो हो सकता है कि एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो।
ऑब्वियस सी बात है, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं जिसमें हमने कहा था एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया है तो एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा। फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है, जब अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, एप्पल तो नीचे आ गया, लेकिन जब एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया तो अर्थ ऊपर की तरफ क्यों नहीं? इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर हम मास की बात करें, है ना, जो फोर्स इनके बीच में लग रही है वो फोर्स हो सकता है कि जो एप्पल है उसको मूव करवाने के लिए सफिशिएंट हो क्योंकि उसका मास कम है, लेकिन वही फोर्स उस अर्थ को मूव करवाने के लिए सफिशिएंट ना हो। क्योंकि अर्थ आप देख सकते हैं कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, इसको हम हल्की सी फोर्स से मूव नहीं करवा सकते। तो कह सकते हैं इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे बड़े, लेकिन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है ना, वो किसी केस में कम हो सकती है, किसी केस में ज्यादा हो सकती है। जिस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा है उस केस में ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मूव करने शुरू हो जाते हैं, जो आपको नजर आते हैं। लेकिन कई केसेस में कह सकते हैं कि फोर्स इतनी स्मॉल होती है कि इन ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपली, अगर आप दो बॉल आसपास रख दो, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के अंदर मास है, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन ये लॉ हमको कहते हैं कि हमारे पास जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स, है ना। उसने कहा वो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो हम भी आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों कई केसेस में ऑब्जेक्ट मूव कर जाते हैं, क्यों कई केसेस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते हैं। इसके अलावा द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। और ये जो फोर्स लग रही है ये किस डायरेक्शन में लगेगी? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। उन दो ऑब्जेक्ट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है उस लाइन के लाइन ऑफ एक्शन में हमारे पास ये फोर्स लगेगी। इसके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर पूछ ली जाती है स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से याद करना है। फिर हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म में कि इस लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं साथ साथ बेटा यहाँ पे इसको ड्राइव करूंगा मैथमेटिकल फॉर्मूले को, आपको नोट करते जाना है। जहां पे मैं इस बोर्ड को रब करता हूं उससे पहले आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सारा नोट कर लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू लिखना शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमको दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए और इस डी डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसको हम कह देते हैं बी, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं डी। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमने लास्ट लाइन में लिखा किस डायरेक्शन में होगी? लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को जो लाइन जॉइन कर रही है इस लाइन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं फोर्स जो लग रही है वो इस लाइन ऑफ एक्शन में लगेगी, जिसमें दोनों सेंटर्स जो है जॉइन हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आती है इस केस में, तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू जी एम बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं वो देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले तक पहुंचते कैसे। इस फॉर्मूले तक हम पहुंचते हैं ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद में स्टार्ट कर लेना, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने कहा जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में लग रही है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इस केस में हम देख सकते हैं हमारे पास दो मासेस हैं, एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट के, तो हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू एम एम। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर हम बात करें सेकंड, द जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 में आ जाएगा ना, इनवर्स रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/d स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है d और इसने लिखा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो हम ले रहे हैं d स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सही। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास स्टेटमेंट से आ गई। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब बेटा हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप कह सकते हो हमारे पास रिलेशन आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट से आएंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। अब मैं ऊपर इरेज करने वाला हूं तो साथ साथ इसको देखते रहेंगे। तो चलिए ये रिलेशन अपने पास आ गया। अब बेटा यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको अपने को हटाना होता है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो हमको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, और इस केस में हम कह सकते हैं हमारे पास जो कांस्टेंट आता है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे इक्वल्स टू का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा कैपिटल G, साथ में अपने पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो यही जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, इजी है ना, कोई ज्यादा इसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपने पास जो G है, वेयर G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी G is constant of proportionality and it is called universal gravitational constant। ठीक है, तो इसका नाम अपने पास हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसका? इस कैपिटल G का। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि जब अपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आया,
इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब फर्दर बात करते हैं इस जी के ऊपर। कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट भी बेटा अपने पास यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसके यूनिट्स क्या होंगे और उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये अभी मिटा रहा हूँ बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, where G is the constant of proportionality and it is called universal gravitational constant। बेटा इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है, इसको हमने इक्वेशन 3 तक कर दिया था, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा F इंटू डी स्क्वेयर इक्वल्स टू जी एम राइट। आपको इस g की यूनिट्स फाइंड करनी है, तो ये जो दोनों टर्म्स है इसको हम इसके नीचे भेज देंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा g इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, इन सब टर्म्स की यूनिट हम इसमें पुट करेंगे तो उसी से हमारे पास g की यूनिट्स बन जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास F क्या है, फोर्स, और फोर्स के यूनिट हमारे पास होते हैं न्यूटन। तो ये हो जाएगा न्यूटन। D हमने डिस्टेंस माना था, डिस्टेंस के यूनिट्स हमारे पास है मीटर और इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्या है मास, स्मॉल m क्या है मास, दोनों की यूनिट kg और kg इंटू kg अपने पास बनेगा kg स्क्वायर तो डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। तो इसको ये हमारे पास यूनिट बनती है इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी kg माइनस 2। तो ये अपने पास यूनिट बन जाती है इसकी, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बड़ा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू की भी अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू तो जो साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने इनकी वैल्यू फाइंड की और जो एक्सेप्टेबल वैल्यू अपने पास है, इसकी जो वैल्यू है बाय हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने फाइंड की है और इन्होंने जो इसकी वैल्यू अपने को दी है, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 6.673 है लेकिन यहाँ तक चलेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसके यूनिट्स अपने पास ऑलरेडी हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद कर लेंगे अच्छे से, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को अच्छे से याद कर लें। ये अपने पास वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा हमने जो किया अभी तक ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन हम कह सकते हैं फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट के बीच में, जो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको अपन ग्रेविटेशन कहते हैं। हम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं, अर्थ का ही नहीं है, ग्रेविटेशन हर एक का होता है, लेकिन जो अपने को इन्फ्लुएंस फाइंड होता है वो अर्थ का ही फाइंड होता है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, ये ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है। बाकी अट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो स्मॉल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते और उनकी फोर्स अपने को फील नहीं होती है। ठीक है, फिर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और उसी से उसका ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये हमने ड्राइव किया। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, इसको याद कर लें। और एक हमारे पास जो जी की वैल्यू है इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ी। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कौन कौन से फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, वो भी हम अभी देखते हैं क्या क्या चीजें हमने इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन करी। तो जैसा कि हमने बात की कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इससे हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नेचर के अंदर होती हैं
उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन फर्स्ट फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ठीक है, अब हम सब धरती से बाइंड है, बंधे हुए हैं, फील कर सकते हैं आप। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो अपने आप ही अर्थ उसको नीचे खींच लेती है। ठीक है, तो मतलब हम धरती से बाइंड है, बंधे हुए हैं। ये एक्सप्लेन किया किसने? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। कह सकते हैं अर्थ है, उसके अंदर मास है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर मास है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, जिसकी वजह से हम अर्थ के साथ बाइंड हैं। ठीक, सेकंड इसमें अगर बात करें मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन है ये भी ड्यू टू कह सकते हैं ग्रेविटी है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आपने बेटा कभी ट्राई किया होगा, किसी थ्रेड से आप धागा लेके उसके आगे एक स्टोन बांध दो और उसको आगे से गोल गोल घुमाने की कोशिश करो, है ना? तो वो जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो गोल 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 घूमने लग जाएगा। लेकिन अगर वो धागा बीच में टूट जाए या फिर आप उसको छोड़ देते हो बीच में, जैसे हम उसको छोड़ते हैं क्या उसके बाद भी वो धागा वो स्टोन ऐसे गोल गोल घूमता रहता है? नहीं। ठीक है, तो जब भी आप उसको छोड़ोगे तो जो स्टोन है वो सीधा चला जाता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो स्टोन है उसका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो सीधा जाना चाहता है। लेकिन आपने थ्रेड से उसको पकड़ा हुआ है, फोर्स दे रहे हो जिसकी वजह से वो सीधा नहीं जा पा रहा है, चारों तरफ गोल गोल घूमने लग जाता है ना। उसी चीज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम से इसको समझेंगे। ये सेंटर पॉइंट और यहाँ से आप कह सकते हो कि ये आपने थ्रेड लिया और यहाँ पे आपने स्टोन मारा हुआ है। अब बेटा ये स्टोन गोल गोल सर्कुलर मोशन में आता है, क्यों आया ना? आपने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये गोल गोल घूम रहा, आप छोड़ते हो, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो हम कह सकते हैं जिस सर्कल में घूम रहा है उसके टेंजेंशियली ये मूव कर जाएगा। सर्कल का टेंजेंट की अगर हम बात करें, एक जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके रहती है, इसको अपन कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे जब ये गोल गोल घूम रहा है और इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग धागा टूट जाता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये एकदम इसके टेंजेंशियली इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब कह सकते हैं इसकी नेचुरल टेंडेंसी है सीधा जाना, लेकिन ये इधर से गोल क्यों घूम गया? तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सेंटर से आप एक फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं जो इसको सीधा नहीं जाने दे रही, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर अपन चेक करें, इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट पे अगर धागा टूटता है तो हमारे पास ये टेंडेंशियली इधर चला जाएगा। लेकिन अगर धागा बंधा हुआ टूटा नहीं है तो हम कह सकते हैं सेंटर से फोर्स लग रही है जो इसको सीधा नहीं जाने दे रही, इसको इधर घुमाने लगी। तो पूरे मोशन के अंदर यही होता है, हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो सर्कल के टेंजेंशियली होती है, लेकिन जो सेंटर से फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से सीधा नहीं जा पाता और गोल 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 घूमना शुरू कर देता। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो इस स्टोन की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि जो वेलोसिटी है कैसी क्वांटिटी है बेटा? हमने पढ़ा मोशन चैप्टर में एक वेक्टर क्वांटिटी। ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की और एक बात करते हैं डायरेक्शन। तो बेटा वेलोसिटी चेंज कब कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुई है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हुई, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुई है। और इस केस में आप देख सकते हैं जब ये सर्कुलर मोशन के अंदर होगा तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, इधर डायरेक्शन ये, फिर ये, है ना। कंटिन्यूसली आप कह सकते हो हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने डिफाइन किया हुआ है एक्सेलरेशन, है ना। मोशन वाले जो हमने वीडियोस अपलोड किए उससे आप देख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कोई भी अगर सर्कुलर मोशन है, कोई भी अगर सर्कुलर मोशन है वो हमेशा कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन।
एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन अपने पास होता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा यही फिनोमिना हमारा मून और अर्थ के बीच में होता है ना। अर्थ सेंटर में है, मून इसके चारों तरफ गोल 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 घूम। तो इस केस में भी कह सकते हैं अर्थ के अंदर भी मास है, मून के अंदर भी मास है ना। दोनों अगर आप यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करें तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो मून है सीधा नहीं जा पाता, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती रहती है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और ये इसके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देता है। अगर कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो मून और अर्थ के बीच में, उस केस में क्या होगा, जो मून है वो सीधा कहीं चला जाएगा, दोबारा आपको कभी नजर नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सेम रीजन है, इसमें भी हम कह सकते हैं जो सन है उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है वही जो सभी प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से सभी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। इसके अलावा एक फिनोमिना टाइड्स का, टाइड्स का फिनोमिना आप देख सकते हो, जो हमारे पास समुद्र है ना, उनमें दिन में 2 बार जो टाइड्स आती है, लो टाइड्स और क्या कहते हैं हाई टाइड्स, मतलब जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। इनको हम कहते हैं टाइड्स। और ये टाइड्स आती क्यों, किस वजह से है ना, वो भी हम ग्रेविटेशन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइड्स आती हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून, क्योंकि हमारे पास अर्थ के सन भी है एक तरफ मून भी है जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से हम कह सकते हैं अर्थ का जो वाटर है ना, वो अट्रैक्ट होता है और थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है ना। और जब ये घूमते हैं तो एक कंडीशन ऐसी ऐसा कह सकते हैं कि अगर मोस्टली आपने सुना है अर्थ के ऊपर वाटर है ना, तो अर्थ अगर हमारे पास है, इसको अगर एक ड्रॉप मान लो कि बहुत सारा पानी इसके ऊपर है, इधर से भी इसको अगर आप खींचते हो, इधर से भी इसको आप खींचते हो, तो क्या होगा, ये थोड़ी ऐसी शेप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वाटर का लेवल राइज हो जाएगा। तो और जब ये पोजीशन इधर होगी तो ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप ले लेगा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में कह सकते हैं जब ये ऐसे हुआ तो हमारे पास वाटर का लेवल इस डायरेक्शन में राइज हुआ, और जब इसकी शेप ये हुई तो वाटर का लेवल फिर से डाउन हो जाएगा ओशियंस के अंदर। इसको हम कहते हैं टाइड्स। और बस वैसे तो बेसिकली आप इसका सिर्फ रीजन याद कर लो, टाइड्स क्यों आती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। तो बेटा आज के वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे और भी जो अच्छी चीजें ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन है ना, बहुत कुछ अपने को अभी इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो की लेंथ है ना एक मैटर करती है। तो ज़्यादा लेंथ की वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट था आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के एंड में है ना, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बंद करने से पहले इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।